हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बेसिक क्वेश्चंस और यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक टफ लेवल लेते चलेंगे। अभी हम यहाँ पे बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाया है, मुझे पता है। लेकिन ये मान के चलिए कि इस मंथ में हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान की विशेषता नहीं है? सिस्टमैटिक हो गया, यहाँ पर रिपब्लिकेबल हो गया, या फिर अनकंट्रोल्ड हो गया, या लॉजिकल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर जो है द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज, यानी कि अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? डेटा कलेक्शन, या फिर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, या फिर यहाँ पर जो आपका लिटरेचर रिव्यू, यानी कि क्या है? डेटा संग्रह करना, समस्या की पहचान करना, या परिकल्पना का निर्माण करना, या फिर साहित्य समीक्षा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्या की पहचान करना। यहाँ पर जो है पहला प्रॉब्लम होता है। कभी भी कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे ना, देन उसके बाद उसका पहले तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी, और जब प्रॉब्लम्स को आप पहचान लेंगे तभी तो उसका सलूशन ढूंढेंगे। तो रिसर्च का यही होता है कि यहाँ पर जो आप सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, देन उस पर काम करना शुरू करते हैं, रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप होता है। रिसर्च जो आपका रिसर्च प्रोसेस है उसका पहला स्टेज होता है। ठीक है, यह पहला स्टेप होता है। ठीक, फिर यहाँ पर आता है द टर्म्स हाइपोथेसिस मीन्स, यानी कि परिकल्पना का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका परिकल्पना का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर चले बताइए। यहाँ पे एक अस्थायी कथन है, या अंतिम निष्कर्षण है, या फाइनल कंक्लूजन हो गया, या यहाँ पर स्टैटिकल टूल हो गए, यानी कि सांख्यिकीय उपकरण हो गया, या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, या गणितीय सूत्र है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा अ टेंटेटिव सिस्टम, क्या है? स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि ये जो है एक अस्थायी कथन है। ठीक है, क्या है? हाइपोथेसिस मीन्स क्या होता है? अस्थायी कथन। ठीक है, ये हमेशा चीजें याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज रिलेटेड टू क्लासरूम लर्निंग, यानी कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कक्षा शिक्षण से संबंधित है, क्लासरूम से रिलेटेड है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा, या अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा, एक्शन रिसर्च हो जाएगा, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा। मौलिक अनुसंधान हो गया, अनुप्रयुक्त अनुसंधान हो गया, या क्रियात्मक अनुसंधान हो गया, या प्रायोगिक अनुसंधान हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्शन रिसर्च हो जाएगा, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान इसका 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो आता है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस, यानी कि इसमें जो है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो अनुसंधान का चरण नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है या नहीं है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर एक मिनट, मैंने पेन नहीं ली है, ये जो आपका होता है नहीं, ये क्या हो गया? ओके सॉरी,
जो ये वाला पार्ट आता है ना, नहीं शब्द, इसे हमेशा याद रखिएगा कि नॉट या है, ठीक है, तब आपके क्वेश्चंस जो है सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके दिए हुए हैं जो आपका क्या है, यानी कि डिफाइंग द प्रॉब्लम, फिर यहाँ पर आ जाता है जो आपका फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, मेकिंग जो अजम्पशंस हो जाते हैं, फिर इसके बाद डेटा एनालिसिस यानी कि समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना, अनुमान लगाना या डेटा विश्लेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुमान लगाना, जो आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान जो है अनुसंधान प्रक्रिया का चरण नहीं है, वो क्या है, यहाँ पर जो है अनुमान लगाना, ये इसका प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर आप रिसर्च जब करते हैं तो आपको समस्या आएगी, उसकी प्रॉब्लम को आप क्या करते हैं, यहाँ पर परिभाषित करते हैं, सलूशन निकालते हैं, आप उसकी परिकल्पना बनाते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, ये सारे हैं। लेकिन यहाँ पर अनुमान लगाना ये रिसर्च का प्रोसेस का पार्ट नहीं है या स्टेप नहीं है, ठीक है, ये कह सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका कि ओके, एक अनुसंधान समस्या तभी क्या है व्यवहार्य होती है जब यहाँ पे नया और अन्वेषित ना हो, यह क्या हो, नया और अन्वेषित ना हो, डेटा और संसाधन उपलब्ध हो, यह व्यापक और सामान्य हो, या शोधकर्ता को कोई ज्ञान ना हो। तो ये आपके इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डेटा और संसाधन उपलब्ध हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, रिसर्च कोई भी प्रॉब्लम है उसकी क्या कहते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 आता है, देखते हैं, द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज, यानी कि शिक्षा में अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपको प्राइमरी पर्पस बताना है, प्राइमरी उद्देश्य कह सकते हैं या प्राथमिक उद्देश्य बताना है। तो यहाँ पे शिक्षा में यानी कि जो एजुकेशन में इसका क्या पर्पस है ये बताना है, यानी कि नए ज्ञान का विकास करना, शिक्षण पद्धति में सुधार करना, या समस्याओं का समाधान खोजना, या सारे यहाँ पर, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, यहाँ पर आपका सारे हो जाएंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में आप पढ़ाते हैं या बताते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। आप नए नए टास्क देते हैं, उसे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप शिक्षण यानी कि जो भी आपका टीचिंग प्रैक्टिस है उसमें आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन में जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर समस्या का समाधान खोजते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड आपके आ जाएंगे, ठीक। देन यहाँ पे आता है आपका, अच्छा मैंने 5 क्वेश्चन लिया था ना, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन, आप देखेंगे 5 के बाद नंबरिंग चेंज हो गई है, तो आप इसके लिए परेशान ना होइए, ये आपका 7th क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये आप जो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे कि ये क्या फिर से वही नंबरिंग आ रही है। तो ओके, यहाँ पर प्रयोग में जिस चर में परिवर्तन किया जाता है वह क्या है, यानी कि यहाँ पर द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेट इन एन एक्सपेरिमेंट इज, जो आप प्रयोग में जिस चर में परिवर्तन करते हैं वह क्या है। यहाँ पर आश्रित चर हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, नियंत्रित चर हो गया, या फिर मध्यस्थ चर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, यानी स्वतंत्र चर में आप क्या करते हैं, यहाँ पर परिवर्तन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग इज डन टू, यानी कि सैम्पलिंग का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, यहाँ पे पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना, एक छोटे समूह का अध्ययन करके परिणामों का सामान्यीकरण करना,
डेटा संग्रह से बचना या उद्देश्यहीन प्रयास बचाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि एक छोटे समूह का अध्ययन करके परिणामों का क्या है, सामान्यीकरण करना। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कि ओके, यहाँ पर INFLIBNET का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, या इंडियन लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, या इंटर लाइब्रेरी ब्यूरो हो गया, या इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर लाइब्रेरीज हो गई। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका पूरा नाम जो है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका आ जाएगा ओके, द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज, यानी कि जो मात्रात्मक अनुसंधान दार्शनिक आधार है किस पर है, संरचनावाद पर है, प्रत्यक्षवाद पर है, या व्याख्यावाद पर है, या आधुनिकतावाद पर है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षवाद, यानी कि पॉजिटिविज्म में जो है यहाँ पर इसका क्या है, दार्शनिक आधार है। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रत्यक्षवाद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यहाँ पर फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओके, रियलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन बी मेजर्ड एक्चुअलिटी। फिर यहाँ पे नॉलेज इन ऑब्जेक्टिव इन एंड वैल्यू फ्री, रियलिटी कैन बी जो आपका सुटाइड बट नॉट फुली नोन, या ऑब्जर्वेशन इज फ्री फ्रॉम बेस। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा सी, रियलिटी कैन बी, जो आपका यहाँ पे ठीक इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 ही आ जाएगा। प्रत्यक्षवादी प्रतिमा यह मानता है कि क्या वास्तविकता सामाजिक रूप से निर्मित होती है, या फिर यहाँ पे वास्तविकता मानव धारणा से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, या यांश व्याख्यात्मक है, अनुसंधान व्यक्तिनिष्ठ है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रत्यक्षवाद के अनुसार वैध ज्ञान किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर किससे प्राप्त होता है, यहाँ पे व्यक्तिगत विश्वासों से होता है, या तार्किक तर्क और अनुभव जैन से होता है, या फिर यहाँ पर अंतर्ज्ञान से होता है, या यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों से होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तार्किक तर्क और जो भी आपका यहाँ पर अनुभवजन अवलोकन से जो भी आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है उससे आपको है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 16 आ जाएगा। ठीक, प्रयोग में जिस चर को नियंत्रित या परिवर्तित किया जाता है वह कहलाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, स्वतंत्र चर कहलाता है। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 17,
वह चर जिसे परिवर्तन के लिए देखा या मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे आश्रित चर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आश्रित चर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 18 देखते हैं। यहाँ पर वह चर जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करता है वह क्या कहलाता है? वह आपका नियामक चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियामक चर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, कौन सा चर प्रयोग के दौरान स्थिर रहता है? नियंत्रण चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर या भ्रमकारी चर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियंत्रण चर रहता है, यानी कि कंट्रोल वेरिएबल होता है। ठीक है, आज का जो आपका लास्ट है 20, ये देखते हैं। तो यहाँ पर वह चर जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता लेकिन अन्य चरों से अनुमानित किया जाता है वह क्या होगा? मध्यस्थ चर, नियंत्रण चर, नियामक चर या असत्य चर? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपके मैंने यहाँ पर कुछ 20 क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें आपको आई होप की बहुत हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये हमने बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ जो भी क्लासेस होंगी वो मान के चलिए कि यहाँ पर हम आपको एक तरीके से मतलब एक लेवल लेते चले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू भी पीवाईक्यू मॉक टेस्ट या फिर कह सकते हैं कि जो मतलब एमसीक्यूज हैं इसको हम कराते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। क्लासेस भी हम देंगे। मान लीजिए मैराथन सेशन रख दिया, उसमें हमने 3-4 टॉपिक कवर कर दिए, तो एक तरीके से ये कवर हो जाएगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और अपना जो भी एक महत्वपूर्ण टाइम है इस टाइम वो अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करिए। जहाँ से जो भी मिल रहा है इस समय बस रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ये जो टाइम है वो आपका रिवीजन का टाइम है। आप रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझे जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टा के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब में तो कमेंट आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ से भी आपसे जुड़ के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो भी अपडेट हैं, जो भी क्लासेस हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलिए, थैंक यू सो मच।